नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त दीप्ति और आप देख रहे हैं माय चैनल इग्नाइट। मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं आपका फेवरेट वीडियोस बेस्ड ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक्स। दोस्तों, एक प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको एक सब्जेक्ट के ऊपर ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है यारों का यार एफएटीएफ में बरकरार। दोस्तों, परसों ये न्यूज़ ब्रेकआउट हुआ है कि पाकिस्तान का जिगर का टुकड़ा, यारों का यार या फिर पूरी मुस्लिम उम्मा का खलीफा तुर्की एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया है। तब से लेके आज तक पाकिस्तान और तुर्की कोमा में चले गए हैं। उन दोनों का ये सरदर्द है कि पहले से एक इंटरनेशनल भिखारी था, अब 2 इंटरनेशनल भिखारी बन गए। हम आने वाले दिनों में ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों हाथों में एल्युमिनियम का कटोरा लिए पूरी दुनिया में घूम घूम के भीख मांग रहे हैं। जब ये न्यूज़ ब्रेकआउट हुआ तब तुर्किश लीरा का वैल्यू सडनली क्रॉस कर गया है, यानी कि तुर्किश लीरा का वैल्यू डीवैल्यू हो गया है। तुर्किश गवर्नमेंट के दबाव में तुर्किश मीडिया अपने लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये तुर्किश सेंट्रल बैंक की एक इकोनॉमिक रिफॉर्म है। दोस्तों, मैं ये बात को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। चाइना जैसे कई सारे देश अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए और अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कभी कभी अपने करेंसी का वैल्यू को डीवैल्यू कर देते हैं। अगर कोई देश अपने करेंसी का वैल्यू कम कर देता है तब उसका प्रोडक्ट और सर्विसेज का वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाता है। अगर कोई इंपोर्टर ये देखता है कि वो सेम अमाउंट देके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद सकता है तो ऑर्डर का क्वान्टिटी बढ़ा देता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर चाइना में आएंगे। यही बात तुर्किश मीडिया अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के साथ साथ माली, जॉर्डन और तुर्की एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान और तुर्की के ऊपर ऑलमोस्ट सेम ही चार्जेस लगा है, जो है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग। दोस्तों, अगर कोई देश का करप्ट पॉलिटिशियंस या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करप्शन करके बहुत सारे ब्लैक मनी इकट्ठा किया है और उसे अवॉइड करने के लिए दूसरे देशों का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक्स का इस्तेमाल कर रहा है तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। हाल ही में तुर्की के कुछ पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन यूरोप में मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए अरेस्ट हुए हैं। टेरर फाइनेंसिंग के बारे में आप सबको तो पता है, जो पाकिस्तान पिछले 70 साल से करता आ रहा है। चाहे खाने के लिए पैसा हो या ना हो, चाहे दुनिया भर में घूम घूम के भीख मांग रहा हो या फिर उधार की ज़िंदगी जी रहा हो, सबसे पहले टेररिस्ट को फाइनेंस करना है और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना है। इसे कहते हैं टेरर फाइनेंसिंग, जो पाकिस्तान पिछले 70 साल से करता आ रहा है। दोस्तों, अगर कोई देश एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट उसके इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्टली देखा जा सकता है। जब कोई देश एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में चला जाता है तो बाहर का कोई भी देश उस देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइस रातों रात बढ़ जाता है। लोगों के पास खाना परचेज करने के लिए भी पैसा नहीं होता है, जैसे कि पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में 1 किलो सब्जी की कीमत 100 से लेकर 400 रुपये तक पहुँच गया है और एक रोटी की कीमत 50 से लेकर 100 रुपये तक पहुंच गया है। दोस्तों, इसका परवाह पाकिस्तान के गवर्नमेंट को नहीं है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है टेरर फाइनेंसिंग। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक उस देश को लोन नहीं देते। अगर लोन देते हैं तो उनका टर्म एंड कंडीशन बहुत ही टफ होता है। हाल ही में पाकिस्तान का फाइनेंशियल एडवाइज़र शौकत अली अमेरिका जाकर IMF के चीफ को मिले थे और उनको लोन देने के लिए बहुत रिक्वेस्ट किए, मगर IMF के चीफ उनका रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को शायद ये बात का पहले से ही अंदाज़ा था, इसीलिए वो पहले से ही क्वार्टरली सऊदी अरब चले गए और सऊदी अरब भी उनको कोई लोन नहीं दिया, बस कुछ गेहूं के बोरी देके उन्हें पाकिस्तान वापस भेज दिया। तुर्की को ये बात अच्छी तरह पता है कि उसका जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत ही अच्छा है, इसीलिए उसे नाटो, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका हमेशा सपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात यह है कि तुर्की बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि NSG, नाटो और एफएटीएफ का मेंबर है, इसीलिए तुर्की बहुत सेफ है। तुर्की आखिर एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में क्यों शामिल हुआ, कैसे शामिल हुआ, इसके बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये बात ऑब्वियस है कि तुर्की की ग्रे लिस्ट में शामिल होने से बहुत सारे देश बहुत ही खुश है, जैसे कि इंडिया, चाइना, फ्रांस, USA, ग्रीस, आर्मेनिया, इसराइल और सऊदी अरब। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन खुद को खलीफा साबित करने के चक्कर में हमेशा UN जैसे बड़ा प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हमेशा UN के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते रहते हैं। तुर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगन ने हमेशा इंडिया के अगेंस्ट में कश्मीर इशू को UN में रेज किया है। उइगर मुस्लिम के इशू को रेज करके वो चाइना को भी परेशान किए हैं।
जब कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो एर्दोगन उसे हमेशा सपोर्ट करते हैं। फ्रांस में जब टेररिस्ट अटैक हुआ था तब एर्दोगन उस टेररिस्ट अटैक को सपोर्ट कर रहे थे और बॉयकॉट फ्रांस का कैंपेन चला रहे थे। नाटो का मेंबर होते हुए एर्दोगन ने यूएस और दूसरे नाटो कंट्री को इग्नोर करते हुए रसिया से S-400 को खरीदा है। इसीलिए यूएस, यूरोपियन यूनियन और दूसरे नाटो देश तुर्की के ऊपर बहुत नाराज़ है। यहाँ तक यूएस ने तुर्की के ऊपर सैंक्शन लगाया है। हाल ही में अज़रबैजान ने तुर्की की मदद से आर्मेनिया को एक वार में हराया और नागोर्नो कराबाख की बहुत सारे ज़मीन को अपने कब्जे में ले लिया है। दोस्तों, एर्दोगन को ये लगता है कि दूसरे देश के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करके मुस्लिम देशों के बीच में सऊदी अरब और यूएई के डोमिनेशन को चैलेंज करके वो खलीफा बन सकते हैं। एर्दोगन हमेशा इसराइल में हो रहे टेररिस्ट अटैक को जायज़ और इसराइल का काउंटर अटैक को नाजायज़ बताते हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन को ये लगता है कि वो ग्रीस को कब्जा करके फिर से ऑटोमन एम्पायर को बना सकते हैं। दोस्तों, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि तुर्की जो ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है इसमें से ये सारे फैक्टर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिम्मेदार हैं। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुर्की प्रेसिडेंट एर्दोगन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये वादा किया था कि वो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के ऊपर दबाव डाल के पाकिस्तान को इस बार FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल लेंगे। मगर यहाँ खुद तुर्की पाकिस्तान के साथ FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया। ये पाकिस्तान के लिए डबल झटका है। इसीलिए पाकिस्तान और तुर्की दोनों कोमा में चले गए हैं। इससे पहले पाकिस्तान को हमेशा ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए तुर्की हमेशा बड़ा रोल प्ले कर रहा था। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस देश पाकिस्तान को इतना बड़ा वादा किया था कि वो उसे FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल लेगा, वो खुद ही FATF के ग्रे लिस्ट में चला गया। FATF के ग्रे लिस्ट से बचने के लिए एक देश को कम से कम 3 FATF मेंबर की ज़रूरत होती है। इससे पहले पाकिस्तान चाइना, मलेशिया और तुर्की की मदद से कई बार FATF के ग्रे लिस्ट से बच रहा था। इंडिया ने मलेशिया से आ रहे पाम ऑयल के इम्पोर्ट को बंद करके मलेशिया का पहले से ही इलाज कर दिया था। अब तुर्की का इलाज भी हो गया, बाकी बचा चाइना। वो अकेला पाकिस्तान को कोई भी मदद नहीं कर सकता है। दोस्तों, आखिर में मेरा कंक्लूजन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में हम ये देख सकते हैं कि तुर्की कई महीने तक या फिर कई सालों तक ग्रे लिस्ट में रह सकता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ब्लैक लिस्टेड भी हो सकता है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया और ईरान। इट्स ऑल अबाउट माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल। थैंक यू।